हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इतिहास बदल रहे हैं, तो उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस पेश किया है? प्रस्ताव से पहले नोटिस पेश करना होता है प्रस्ताव के लिए, ठीक है। आंसर होगा इसका अनुच्छेद 67 यानी आर्टिकल 67B कहेंगे हम, ठीक है। और ये रहे उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अभी दिसंबर में विपक्षी दलों के सांसदों ने ये नोटिस पेश किया है। इसके 14 दिन बाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नियम होता है कि 14 दिन पहले नोटिस देना है, उसका प्रस्ताव पेश करना है, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 67B उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित संकल्प तथा लोकसभा द्वारा सहमत होकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो संकल्प यानी प्रस्ताव तब तक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता जब तक कि 14 दिन पहले इसकी सूचना न दी गई हो। तो अभी क्या हुआ है, 14 दिन पहले सूचना दी गई है हटाने के लिए कि भाई हम प्रस्ताव ला रहे हैं और इनको हटाने के लिए। तो ये प्रक्रिया। तो यहाँ तो उपराष्ट्रपति हटाने की बात कही है हमने। राष्ट्रपति को हटाने और उपराष्ट्रपति को हटाने दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है और एकमात्र शर्त है महाभियोग चलाने की राष्ट्रपति के लिए कि संविधान का उल्लंघन हुआ हो। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन की कोई परिभाषा नहीं है और उसमें यही होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नियम बहुत ही सामान्य से हैं, ठीक है। कठोर नियम नहीं है, जैसा कि वहाँ 2/3 की बात है। यहाँ उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के बहुमत और लोकसभा के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। 2/3 की जरूरत नहीं है, बस बहुमत हो गया तो राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ यहाँ बहुमत है, इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर लोकसभा से अनुमोदन होगा, यानी वहाँ भी बहुमत की जरूरत होगी, बस, ठीक है। 50% से ज़्यादा वोट की जरूरत होगी। लेकिन राष्ट्रपति में कुछ ज़्यादा ही कठिन 2/3 की बात है, ओके। अब यहाँ पर सवाल होगा कि आखिर विपक्ष क्यों हटाना चाहता है उपराष्ट्रपति को। देखिए, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। तो इन पर आरोप ये है विपक्षी दलों के द्वारा, और यहाँ आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कार्रवाई को संचालित करने में, राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको संचालित करने में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण हैं वो, और सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों के लिए भावुक प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। दरअसल अभी क्या होता है, राज्यसभा में जब भी विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा उठाता है, जैसे अडानी की बात कर लीजिए और भी कई सारे, तो सभापति क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं सभा को, राज्यसभा को, ठीक है। और जबकि किसी दूसरे मामले पर देखा गया है कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष को बोलने की अनुमति दे दी जाती है, और ये लगातार बार बार हो रहा है। तो अब सवाल ये होगा कि विपक्ष के पास बहुमत तो है नहीं राज्यसभा में। राज्यसभा में पहले बहुमत हुआ करता था 5 साल पहले तक, लेकिन अब धीरे धीरे जो देश के अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर विधायक ज़्यादा चुने गए बीजेपी के या उसके एलाइड जो पार्टियां हैं उसके। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो चुनाव होते हैं राज्यसभा सदस्यों के, तो अब बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है उसके बहुमत हो गया है राज्यसभा में भी। तो अब सवाल ये होगा कि बहुमत तो है नहीं राज्यसभा में विपक्ष के पास, लोकसभा में तो वैसे ही नहीं है। तो आखिर विपक्ष ने ये नोटिस क्यों पेश किया है इतिहास में पहली बार कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए। देखिए, इसके जरिए विपक्ष एक संदेश देना चाहता है। दरअसल मामला ये है कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब भी विपक्षी सांसद सभापति के मनमाने तरीके यानी उपराष्ट्रपति के मनमाने काम का आरोप लगाते हैं तो इसको रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन अब
चूँकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया है, उसका प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। तो ये सब संसदीय इतिहास में पूरा दर्ज होगा, रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जो भी आरोप लगाएंगे जो विपक्षी सांसद हैं या पक्ष के सांसद जो इनके समर्थन में भी बोलेंगे, ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अभी तक क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ओके, लेकिन यहाँ भी तकनीकी पेच फंसा हुआ है। राज्यसभा के पूर्व महासचिव और सीनियर सिविल सर्विस, उनका नाम है वीके अग्निहोत्री, उन्होंने द हिंदू को ये लिखा है, बताया है द हिंदू को। मैं ये न्यूज़ दिखाता हूँ मैं, हाँ, द हिंदू की इस खबर में ये बताया गया है कि नियम के अनुसार ये है, अनुच्छेद 67B के अनुसार ये है कि नोटिस जो है, प्रस्ताव का नोटिस 14 दिन पहले पेश किया जाना चाहिए, तो वो कर दिया गया है। लेकिन अभी संभावना नहीं है, ये भी संभावना है कि चूंकि राज्यसभा का जो अभी सत्र है ना, यह संसद का जो सत्र है वो अभी 20 दिसंबर को शायद समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो नोटिस है वो राज्यसभा के स्थगित होने के बाद ये मान्य नहीं होगा। ओके, तो अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इतिहास में पहली बार हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, इसीलिए ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका PDF भी ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उससे पहले आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। सरकारी जॉब न्यूज़ जो चैनल है यूट्यूब का, उसका ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो उसके ज़रिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल का पूरा कंटेंट मिल जाता है। PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है, टेस्ट मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, इन सब तैयारी हो जाती है अच्छी खासी। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और दूसरा ISPCS लेवल का, जो देख सकते हैं आप, बहुत मामूली सा प्राइस है, छूट चल रही है, छूट खत्म होने वाली है, तो ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन होगा, पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया 10 दिसंबर 2024 को। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 92 ईयर के थे। फोटोग्राफ ये रहा इनका। पूरा नाम है सोमनहल्ली मलैया कृष्णा। कब वो विदेश मंत्री थे? तो मई 2009 से अक्टूबर 2012 तक। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र के गवर्नर भी बने दिसंबर 2004 से मार्च 2008 तक। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10वें मुख्यमंत्री, काफ़ी पहले, ये 1999 से 2004 के बीच में। और ख़ास बात है, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, आर्किटेक्ट ऑफ ब्रांड बेंगलुरु। ब्रांड बेंगलुरु जो IT हब है, उसके निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है, आर्किटेक्चर के तौर पर जाना जाता है, आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है, आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक, इन्होंने IT उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर बहुत सारे से काम किए, जिससे पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पर गई और आज बेंगलुरु हब बना हुआ है IT का। ठीक है, हालांकि अंतिम दौर में ये, पहले तो कांग्रेस में थे, अंतिम दौर में ये BJP में चले गए थे, कांग्रेस से संबंध तोड़ लिया था इन्होंने। ठीक है, और इनको 2023 में, यानी पिछले साल ही, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश से शुरू हुई चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा दिसंबर 2024 में दिल्ली पहुंची है? आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जो ये टीम पहुंची है, 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंची है और अभी यात्रा रहेगी, ये भारत भ्रमण होगा। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 2 दिसंबर को थाईलैंड में। इसमें बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, और इसका नेतृत्व तो बोधगया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपाचाई विराफुचोंग उन्होंने किया है। ठीक है, तो थाईलैंड से ये शुरू हुई है और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, उसके जो तमाम सदस्य देश हैं, उसके साथ ये भारत पहुँचे। ठीक है, तो मेकॉन्ग गंगा ये इम्पॉर्टेंट नदी है,
विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। ये तिब्बत से शुरू होती है और चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया होकर ये बहती है उस तरफ। ठीक है, वो गंगा भारत की नदी है, आप जानते ही हैं। ओके, एक और बात कि मेकोंग गंगा सहयोग भी चलता है भारत सरकार और मेकोंग से रिलेटेड तमाम जो देश हैं उनकी। और जुलाई में ही इसी साल ये मीटिंग हुई थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर पहुँचे थे। ये जो सहयोग है मेकोंग गंगा सहयोग, इसमें 6 देश हैं, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक, टेस्ट ट्रैक कहिए, तो किस शैक्षणिक संस्थान में तैयार हुआ है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास से, चेन्नई में है आईआईटी मद्रास, वहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये भारतीय रेलवे के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। इसकी लंबाई 410 मीटर है। ठीक है, 410 मीटर लंबाई है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन कहिए या पॉड सर्विस कहिए, ट्यूब के भीतर में, ये जो ट्यूब है इसमें वैक्यूम होता है और उसमें ये चलता है। ये ट्रैक भारतीय रेलवे के सहयोग से और कई सारे कुछ स्टार्टअप कंपनियों के सहयोग से ये शुरू हुआ है। तो पहले चरण में क्या है, 11.5 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया जाना है। अभी और आगे का काम चलेगा और फिर इसमें टेस्ट वगैरह किए जाएंगे ढेर सारे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो पूरा जो क्षेत्र होता है वो वैक्यूम होता है, उसकी वजह से बिना घर्षण के, हवा का भी घर्षण होता है, तो उसके जो पॉड है वो चल सकता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर सवाल हो कि भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य ने मंजूरी दी हुई है, तो महाराष्ट्र ने, और मुंबई पुणे के लिए हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए काम चल रहा है उस पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। इनको मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है। और वो अगले साल फरवरी में, ये 24 फरवरी को अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। अभी जो अध्यक्ष है ना, चेयरपर्सन है, वो है मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, तो उनका 23 फरवरी तक, अगले साल तक कार्यकाल है, तो उसका वो पद छोड़ देंगे। फिर मसातो कांडा ये अध्यक्ष बन जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है और दोबारा चुना जा सकता है उनको। ठीक है, कैसे चुना जाता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो चुनाव करता है और सदस्य देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो बोर्ड में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में। तो भारत की ओर से वैकल्पिक गवर्नर जो है अजय सेठ हैं। ठीक है, तो सब वोटिंग करते हैं और उसमें 69 देश हैं और उनमें से जो है ना वो टोटल 20 देशों का जो है ना वो टोटल हिस्सेदारी है और उनके पास वोटिंग राइट्स भी हैं, अलग अलग हिस्सेदारी है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों की हिस्सेदारी है। जरा जूम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो जापान की हिस्सेदारी 15.57% है, इसमें शेयर है। और वोटिंग राइट्स जो है 12.75% है। ठीक है, टोटल वोट का इतना परसेंट इनका माना जाएगा। इस तरह से अमेरिका का भी यह है। फिर चाइना, भारत की बात करेंगे तो उसका जो शेयर है कैपिटल में 6.31% का है। हालांकि वोटिंग करने पर 5.34% का ये वोटिंग पावर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्थिति है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो है मनीला, फिलीपींस में। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और एक ख़ास बात है कि एक जापानी को ही एडीबी का अध्यक्ष चुना जाता है। ये परंपरा बनी हुई है, अमेरिका ने परंपरा शुरू की थी और उसके बाद से फिर आपसी समझ से ही जापानी को ही इसको बनाया जाता है। और ये जो बैंक है ना वो सदस्य देशों को कर्ज देता है डेवलपमेंट के लिए और गरीबी उन्मूलन में बड़ी मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त किस देश से दिसंबर 2024 में 75 भारतीय नागरिकों को निकाला है, सुरक्षित निकाला है? आंसर होगा सीरिया। सीरिया में काफ़ी तनाव चल रहा है और आपको पता है कि विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया, वहाँ की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया और इसकी वजह से वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनको भागना पड़ा, रूस में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद से सीरिया का तनावपूर्ण हालात है और इसको देखते हुए 75 भारतीय नागरिकों को वहाँ से बाहर निकाला गया है। निकाले गए जो लोग हैं उनमें से 44 लोग जम्मू कश्मीर के जायरीन भी हैं। ठीक है, तो पहले इनको कहाँ ले जाया गया है, मैप के ज़रिए दिखाते हैं हम आपको। प्यार भारत है और ये पश्चिम एशिया है पूरा का पूरा, और इसी में यहाँ है सीरिया। तो पहले क्या किया गया है, सीरिया से बस के माध्यम से लेबनान जो यहाँ पर है मौजूद, वहाँ पर पहुँचाया गया है और उसके बाद फिर वाणिज्यिक उड़ानों से, फ्लाइट से उनको भारत ले आया जाएगा, यहाँ पर ले आया जाएगा। ठीक है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश में भारतीय की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बाकी जो भी लोग हैं वहाँ पर वो दूतावास के संपर्क में हैं। अगला क्वेश्चन, सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताएं। क्या नाम है? आंसर होगा मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, मोहम्मद अल बशीर। इससे पहले वो सीरिया के इदलिब में मुक्ति सरकार के नेता के रूप में काम कर रहे थे, चीफ के रूप में। ओके, तो ये है और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 8 दिसंबर को जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे सीरिया के बशर अल असद, तो भाग गए। उसके बाद फिर विद्रोही जो है उन्होंने विद्रोहियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया मोहम्मद अल बशीर को, मोहम्मद अल बशीर को। ठीक है, तो इंजीनियर रहे हैं ये और इस्लामिक विद्वान के रूप में जाना जाता है इनको। वैसे वहाँ सीरिया का जो विद्रोही संगठन है ना, वो संगठन है HTS, जिसका कब्जा हो गया है, HTS। ठीक है, उसका चीफ का नाम क्या है? अबू मोहम्मद अल जोलानी, अबू मोहम्मद अल जोलानी। ठीक है, तो उसी ने ये जिम्मेदारी इनको सौंपी है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना शुरू की है, तो ये योजना किस बीमा कंपनी से जुड़ी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आंसर होगा LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो उसकी है। और तो ये लॉन्च की गई है हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा सखी योजना। उसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को बीमा क्षेत्र में शामिल करके उनको सशक्त बनाना। हालांकि बीमा क्षेत्र में महिलाएं पहले से हैं, लेकिन सरकार ने शुरू किया, खर्चा LIC का चल रहा है और फ़ायदा सरकार को होगा। ओके, तो इसके तहत यही होगा कि पहले साल में 1 लाख और अगले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ठीक है, पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 जो है ना वो स्टाइपेंड मिलेगा और प्लस कमीशन तो मिलेगा ही। ठीक है, और कोशिश ये की जाएगी महिलाओं को एजेंट के रूप में औसतन 15,000 की मासिक आय हो। ठीक है, और वे सालाना 24 पॉलिसी बेचें, कम से कम इतना तो करें। ठीक है, तो LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ओके, और इस योजना पर 840 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है पहले साल LIC के द्वारा, ऐसा कहना है उनका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अस्थायी 76वें जिले का नाम बताएं। आंसर होगा महाकुंभ मेला। ठीक है, महाकुंभ मेला 76वां जिला हो गया है। टोटल जिले 75 हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर इसको जिला घोषित कर दिया गया है महाकुंभ को। तो 1 दिसंबर को ये फैसला लिया गया है और इसको महाकुंभ मेला जनपद इस नाम से जाना जाएगा। यूपी में 75 जिले थे, लेकिन अब 76 हो गए। हालांकि जैसे मेला ख़त्म हो जाएगा वैसे ही ये जो ज़िला है वो भी समाप्त हो जाएगा और प्रयागराज ज़िले में समाहित हो जाएगा। ये अभी क्या किया गया है, प्रयागराज जो ज़िला है उसी से काटकर और इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, महाकुंभ मेला जनपद को। ओके, तो इसमें DM भी हैं, इसमें SSP भी होंगे, बना दिए गए हैं वगैरह वगैरह। ये अस्थाई नहीं रहेगा, ये मेला समाप्त होते ही फिर खत्म हो जाएगा इसका अस्तित्व। अगला क्वेश्चन,
भारत और किस देश के बीच पहली बार दिसंबर 2024 में सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 1 पुणे में आयोजित किया गया? आंसर होगा कंबोडिया में। ठीक है, तो ये एक प्लानिंग एक्सरसाइज है। उद्देश्य ये कि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जाए और ये पुणे में ही ये आयोजन किया गया है। पहली बार भारत और कंबोडिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, कंबोडिया, उसकी राजधानी क्या है? नोम पेन। क्या है? नोम पेन। सम्राट होते हैं वहाँ नोरोदोम सिहामोनी। प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ पर हुन मानेट। मुद्रा वहाँ पर रील चलती है, रील। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।